हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हूं प्रदीप शर्मा और मैं आप सबों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बेनोन मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं। तो हम लोग को क्लास 12 का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जिसको भी कहीं पर दिक्कत हो एकदम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में थी ना कमेंट करके हमको बताइएगा कि फलना चीज़ थी ना दिक्कत हो गया, हम उसको अगले वीडियो लेक्चर में सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए थी ना कि सबसे पहले अगर बोर्ड पर हेडिंग लगा कि वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, तो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, भौतिक राशि होता है। वेक्टर क्या होता है? एक भौतिक राशि होता है। ठीक है ना। भौतिक राशि किसको बोल सकते हैं? तो जिसको मापा या तौला जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो भाई सब फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कह सकते हैं क्या? तो नहीं। तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना। तो उसमें से पहला का क्या नाम है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। और जबकि दूसरा है डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दिशा। यानी ऐसा भौतिक राशि, ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, हम लोग ऐसे क्वांटिटी को ही बोलते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका परिभाषा क्या बनना चाहिए? तो हिंदी में अगर देखें तो वैसा भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो ना वेक्टर कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो ए क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड as well as direction is called a vector। तो ऐसा भौतिक राशि है ना जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेक्टर क्वांटिटी। इस परिभाषा का यूज करके एक और नया परिभाषा बनाएंगे जिसको हम लोग यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में। जैसे कि ना इसका दूसरा डेफिनेशन हम क्या थी ना क्रिएट करने वाले हैं। तो ज़रा देखिए, पहले उस दूसरे परिभाषा को देने से पहले हम कुछ बातों को ना बोर्ड पर लेना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी नाम सुने होंगे स्ट्रेट लाइन का, जिसको सीधे सीधे लाइन भी कहा जा सकता है। तो अपने बोर्ड पर एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। और जहाँ तक हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ना दोनों तरफ से बढ़ता है, यानी ये इधर से भी बढ़ सकता है और इधर से भी बढ़ सकता है। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन देकर बोले कि भाई इसको मापिए, तो इसमें मापने वाली चीज़ केवल इसकी लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई इसमें मापने वाली कोई चीज़ नहीं। तब अगर इसकी लंबाई हम मापेंगे तो माप सकेंगे क्या? कि नहीं, ये दोनों तरफ से बढ़ता है, ये दोनों तरफ से बढ़ता है, यानी इस साइड से भी बढ़ सकता है, इस साइड से भी बढ़ सकता है। तो हम बात करें कि ठीक ना, इसमें मापने वाली चीज़ को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ से तो इसमें मैग्नीट्यूड परिभाषित नहीं होगा, मैग्नीट्यूड परिभाषित नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो भैया अब क्या करें? तो आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें से हम क्या करते हैं, दो कट करके निकाल लेते हैं। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, तो इस लाइन से एक टुकड़ा निकालने वाले हैं। तो टुकड़ा निकालेंगे तो उसका एंड पॉइंट होगा दो गो। तो एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। तो अब क्या है कि वो अपने पास लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। अपने पास अब लाइन नहीं है, लाइन का सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, लाइन का सेगमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अब ये लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है, यानी रेखा का खंड है। अब अगर इसको कोई कहे मापो तो माप सकते हैं, ठीक ना। फ्रॉम दिस पॉइंट
टू दिस पॉइंट। इसका लेंथ मापना बेहद आसान हो गया। यानी अब इसमें कहा जाए तो मैग्नीट्यूड है तो जी सर मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अभी भी डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं किया गया। लेकिन डायरेक्शन इसमें दो को दिया जा सकता है, ठीक ना, A to B या B to A। लेकिन ठीक ना अगर हम बात करें ठीक ना इसमें अभी देख रहे हैं तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन दिया ही नहीं गया है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक डायरेक्शन दे देते हैं। तो अब अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें तो अब यही लाइन सेगमेंट कैसा बन जाएगा जरा देखिए। तो अब अपने पास थे ना इसका दो एंड पॉइंट रहेगा, इसका नाम A है, इसका नाम B है। अब अगर इसमें एक डायरेक्शन दे दें तो डायरेक्शन देने के लिए आप स्वतंत्र है, अगर ठीक ना आप चाहे तो A से B की ओर भी दे सकते हैं या B से A की ओर भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी पर है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें एक डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम A to B। तो अब क्या है तो जरा देखिए, तो चूंकि इसको हम माप सकते हैं, ये लाइन का सेगमेंट है तो ठीक ना मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड ठीक ना, इसमें मैग्नीट्यूड यस है, ओके नहीं तो मैग्नीट्यूड है। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की यानी इसको मापा जा सकता है कि नहीं, तो यस ठीक ना मापा जा सकता है, मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम बात करें इसमें डायरेक्शन की तो इसमें डायरेक्शन भी है, यस ठीक है। तो आखिर इसको हम कहेंगे क्या, तो अब इसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन। और ऐसे लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन वाले को एक वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो दूसरा परिभाषा जो इसका बनेगा वो ये बनना चाहिए, ठीक ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा ये बनेगा, ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा ये बनना चाहिए कि ऐसा रेखाखंड जिसमें दिशा भी हो, ठीक है, वो दिशा कहीं से ठीक ना फ्रॉम A to B या B to A कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब हम बात करें इसकी, तो इसका दूसरा परिभाषा ये है, ठीक ना, कि A डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, A डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is also called a vector. A directed line segment is also called a vector। यानी इसको हिंदी में लिखें तो एक दिशा युक्त रेखाखंड को, एक दिशा युक्त का मतलब हो गया दिशा सहित, एक दिशा युक्त रेखाखंड को खंड को भी सदिश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसीलिए जब कभी भी हम अब ना नए मैथमेटिक्स में वेक्टर की परिभाषा को ठीक ना लॉन्च करेंगे या देंगे तो यही देंगे, ठीक ना। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ठीक ना अ वेक्टर, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। अब जरा बारीकी से देखो कि अगर हमको वेक्टर क्रिएट करना है, एक वेक्टर बनाना, तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक ना। हमको दो पॉइंट लेने होते हैं, दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक ना, और उसके बाद इसमें एक डायरेक्शन दिया जाता है। तो ठीक है, ऐसे हम वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर बनाया जा सकता है नॉर्मली। अब क्या है कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कह सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हम वेक्टर कह सकते हैं। तो अब जरा हम ठीक है इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए फिर आगे अब हम क्या करें। चलो अब आगे देखो कि अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कह सकते हैं। तो ठीक ना, अब यही ना हो गया इसका मतलब कि अगर मान लो कि मेरे पास पॉइंट A है, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है B, ठीक है, तो अब इसको अगर हम मिला के इसमें एक डायरेक्शन दे दे कहीं से कहीं फ्रॉम A to B या B to A, फ्रॉम A to B या B to A, तो अब ये क्या है, एक वेक्टर है। अब क्या है, ये एक वेक्टर है, ठीक ना। इस वेक्टर में ठीक है, इस वेक्टर में इस पॉइंट A को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, यानी इस वेक्टर की शुरुआती बिंदु है ये, यानी इस वेक्टर की शुरुआती बिंदु है। और जबकि इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इट मीन्स
अंतिम बिंदु। तो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु ये थी ना वेक्टर का। अब रहा की बात की थी ना, चलिए भाई थी ना, अगर कभी हमको वेक्टर लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा तो हम बार बार क्या थी ना, ऐसा थी ना, दो बिंदु लेकर उसको मिलाकर उसमें एरो का चिन्ह देंगे तो नहीं। अब हम बात कर रहे थे आखिर वेक्टर का डी नोटेशन कैसा होता है, ठीक है, वेक्टर के डी नोटेशन पर चर्चा करते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है तो लिखते हैं कि यदि किसी वेक्टर का इनिशियल व टर्मिनल पॉइंट क्रमशः ए व बी हो तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, तो उसे पहले शुरुआती बिंदु लिखेंगे, उसको सटाकर अंतिम बिंदु लिखेंगे और उस पर एक एरो का चिन्ह दे देंगे। तो उसे इतना के द्वारा सूचित किया जाता है, इतना के द्वारा सूचित किया जाता है, इतना के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। तो ये हो गया क्या, वेक्टर का डी नोटेशन। ये क्या हो गया, वेक्टर का डी नोटेशन। यानी कभी किसी वेक्टर को क्रिएट करना है तो एक इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा, एक टर्मिनल पॉइंट लेना पड़ेगा, दोनों को मिला देंगे और जो एरो का चिन्ह देंगे वही हमको बता देगा कि इनिशियल पॉइंट थी ना क्या है, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट क्या। देखे था ये तीर का चिन्ह किधर से किधर की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसलिए ए को इनिशियल बोल रहा है और बी को टर्मिनल बोल रहा है। वेरी इजी, ठीक है ना। अब इतना तक कठिन है, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तो हो गया। अब जैसे कि बात करें हम इसकी मैग्नीट्यूड की, बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं। अगर ये वेक्टर है तो इसका ठीक ना लेंथ ही, ठीक ना, ये वेक्टर है तो ये रेखाखंड की लंबाई ही इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक ना, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो देखिए जा, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हमको कोई भी वेक्टर दिया गया है, ठीक है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड क्या समझे, ठीक ना, आखिर क्या समझे। तो कोई भी वेक्टर बनाने के लिए हमको इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट तो देगा ही देगा। तो मान लो कि मेरे पास इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, तो किसी वेक्टर ए बी, ठीक ना, तो हम बात अब क्या करने वाले हैं, तो अब करने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अब हम ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं। तो कभी भी अगर ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो इनिशियल पॉइंट साफ साफ नज़र आ रहा है, ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, तो टर्मिनल पॉइंट थी ना और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी है उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट ए तथा टर्मिनल पॉइंट बी के बीच की दूरी को ही सदिश ए बी का मैग्नीट्यूड कहा जाता है, यानी कहने का मतलब इनिशियल पॉइंट अगर आपको पता है, टर्मिनल पॉइंट पता है, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं क्या, कि वेक्टर ना उसका मैग्नीट्यूड है। और अगर कभी भी हमको मैग्नीट्यूड का डी नोटेशन करना पड़ा, अगर हमको कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डी नोटेशन करना पड़ा, तो ठीक ना, अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लिखना है, ए बी वेक्टर लिखना है, तो कुछ करना नहीं है, आप ए बी वेक्टर को मॉड पहना दीजिए, ठीक ना, ये हो गया इसका डी नोटेशन। एक छोटा सा बात और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ठीक ना, किसी वेक्टर को ठीक ना इंग्लिश यदि अंग्रेजी वर्णमाला ठीक ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना, जैसे कि ठीक ना एक छोटा सा बात जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम वेक्टर ए बी लिख रहे हैं, तो आप चाहे तो आप इसको वेक्टर ए लिख सकते हैं, नहीं आपको मन है तो वेक्टर बी लिख सकते हैं, नहीं तो वेक्टर सी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो
अगर हमको कभी अब मैग्नीट्यूड लिखना पड़े तो ठीक ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ठीक ना अगर 5 है, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए बी को वेक्टर ए कह दिए हैं तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी स्मॉल लेटर से हम लोग ठीक ना क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर को नोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी कभी ठीक ना आप हायर एजुकेशन का वीडियो देखिएगा तो ठीक कैपिटल लेटर से भी डिनोट किया जाता है वेक्टर को, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जाने, तो अभी ठीक ना मेरा आदत है हमेशा चीज़ों को समराइज करने का। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, तो 1 नंबर में जाने कि वेक्टर क्या है, ठीक ना। वेक्टर जानने के बाद फिर हम जाने क्या इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है। उसके बाद हम जाने फिर टर्मिनल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है। उसके बाद हम फिर जाने वेक्टर का डिनोटेशन कैसे होता है, वेक्टर का डिनोटेशन कैसे होता है, वेक्टर डिनोटेशन क्या होता है, वेक्टर डिनोटेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम जाने 5वां में मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 6ठा में जाने मैग्नीट्यूड का डिनोटेशन, मैग्नीट्यूड डिनोटेशन, मैग्नीट्यूड डिनोटेशन, डिनोटेशन। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक ना, हम कल फिर बताएंगे। तो ये रहा ठीक ना वेक्टर का छोटा सा जानकारी जो वेक्टर के बारे में हमको जानना चाहिए था। इतना काफ़ी है, ठीक ना, इतना काफ़ी है नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तब तक घर में रहे, स्वस्थ रहे।